बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। परदेश में रहने वाले अपने घर वालों को बड़ा ही याद करते हैं और जब घर वाले कभी उनके पास आ जाते हैं तो इतनी खुशी महसूस होती है जो मैंने यहाँ कनाडा में आकर देखा कि यहाँ पर किस तरह से जब अपने रिश्तेदार कोई आते हैं तो ठीक है, एक रहने का आपका सिस्टम ऐसा होता है कि मुश्किल है, खुद बनाना है, खुद खाना है, लेकिन ख़ास तौर पे अपने वालिदैन, अपने भाई, खुशी बहुत होती है। इंसान अपनों से मिलकर बहुत खुश होता है, उनसे दूरी जो होती है वो बड़ी तकलीफ़देह होती है। ऐसे में ये नौजवान जो कि यूके में रहता था और इसकी वालदा अपने भारत में रहती थीं और भारत में रहते हुए अपने बेटे को बड़ा याद करती थीं, अपने बेटे के पास आकर रहना चाहती थीं। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है आना-जाना इतना आसान नहीं, आखिरकार बेटे ने माँ का वीज़ा लगवाया और माँ को अपने पास बुलाया। बड़े अरसे के बाद माँ बेटे के पास आई, बेटा बहुत खुश था। माँ को जैसा कहते हैं ना कि हथेली का छाला बना के रखा, बड़ा उनको प्यार-मोहब्बत दिया, खिदमत की, रातों को उठ-उठ कर दबाना, उनको बाहर लेकर जाना, घुमाना, माँ जी देखो यहाँ पर दुनिया ऐसी है, यहाँ पे लोग इस तरह से रहते हैं और बड़ी खूबसूरत एक उनके दिन थे, जो बेटा याद करता है और याद करके रोता है। वो माँ जो अपने बेटे को मिलने आई थी, उसको नहीं मालूम था कि ये उसकी आखिरी मुलाकात होगी और उसके बाद वो अपने मुल्क ज़िंदा नहीं जाएगी, उनकी डेड बॉडी ले जाई जाएगी। अब ये वालदा जो है जब यहाँ पर रह रही थी, तो इस नौजवान की बीवी भी इसी घर में रहती थी। इस नौजवान के 2 बच्चे भी थे, 1 9 साल का बेटा और एक छोटा बेटा ग़ालिबन 6 साल का या कुछ इसी तरह से। अब ये वालदा जो है जब बेटा नौकरी पे चला जाता था, बाकी का दिन बहू के साथ गुज़ारती थी और इस तरह से दिन गुज़र रहे थे और अब आहिस्ता-आहिस्ता उनके जाने के दिन करीब आ गए थे। कोई तकरीबन 6 महीने वो बेटे के पास रहने आई थी और अब उनके जाने में सिर्फ़ 2-3 दिन बाकी रह गए थे। लेकिन एक दोपहर जब बेटा काम पर गया होता है, उसकी बीवी उसको फ़ोन करती है और कहती है कि जल्दी घर वापस आएँ, माँ जी बाथरूम में गिरकर स्लिप हुई हैं, बहुत खून निकला है, मुझे लगता है वो साँसें नहीं ले रही। मैंने मेडिकल पैरामेडिक्स को फ़ोन कर दिया है, आप भी जल्दी पहुँचिए। बेटा भागम-भाग घर पहुँचता है, उसके असान खता होते हैं, परेशान होता है, समझ नहीं आ रही होती कि हुआ क्या है, क्या हुआ होगा? वहाँ पे एम्बुलेंस आती है, खातून को जब एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जाता है और हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ पे डॉक्टर जब मुआयना करता है, तो फ़ौरन ही पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस फ़ौरन ही पहुँचती है और उसके बाद डिटेल मुआयना किया जाता है और उसके बाद पुलिस इस नौजवान के घर पहुँचती है। ये जो जिनकी डेथ हुई, उनका नाम है बलजीत कौर, उम्र उनकी है 56 साल। जैसे ही वो घर पहुँचते हैं, वो कहते हैं कि हमें वो जगह दिखाई जाए जहाँ पर के उनकी डेथ हुई है, जहाँ पर कि वो गिरी हैं। अब इनकी बहू राजविंदर कौर जो कि 37 इयर्स ओल्ड है, वो जब दरवाज़े पर खड़ी होती है, पुलिस जब कहती है कि हमें जगह विज़िट कराएँ, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, परेशान हो जाती है और उन्हें कहती है, "जी, जी, बिल्कुल आइए।" अंदर लेकर जाती है। पुलिस जो है बाथरूम का मुकम्मल तौर पर मुआयना करती है, उसके बाद पुलिस पूरे घर का मुआयना शुरू कर देते हैं। वो बड़ी परेशान होती है और कहती है कि, "आप लोग क्या कर रहे हैं?" वो कहते हैं कि, "हमें हमारा काम करने दीजिए।" उसके बाद उन्हें किचन के सिंक से कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि उनका शक यकीन में बदल जाता है। किचन के सिंक में एक बेलना पड़ा होता है और बाथरूम में एक वॉशिंग मशीन जो कि चल रही होती है। वॉशिंग मशीन को बंद किया जाता है और अंदर से कपड़े निकाले जाते हैं और कपड़ों पे अभी स्टेन्स मौजूद होते हैं खून के धब्बों के। उसके अलावा बेलना जो है वो भी अपने कब्ज़े में कर लिया जाता है और सिंक से कुछ सैंपल्स उठाए जाते हैं। खून को अगर साफ़ भी कर दिया जाए तब भी खून के जो बकाया जात है, बाकायदा तौर पे उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद होती है जिसके तहत मालूम हो जाता है कि यहाँ पर कभी क्या खून के धब्बे थे और उस रिपोर्ट में भी ये बात सामने आती है कि सिंक में भी खून के धब्बे थे, कपड़ों पर भी खून के धब्बे थे, बेलना जिसे धो दिया गया था, उस पर भी खून के धब्बे मौजूद थे और उस खून का जब डीएनए मैचिंग की जाती है, तो वो इसी खातून यानी कि इस नौजवान की वालदा और रजविंदर कौर की सास यानी कि बलजीत कौर के खून के धब्बों से मैच यानी कि उनके डीएनए से मैच हो जाता है। दरअसल जब बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और ये कहा जाता है कि वो गिर कर बाथरूम में जाँ बहक हुई, तो वहाँ पर उनको जब एग्ज़ामिन किया जाता है, तो उनके सर पर गिरने की वजह से तो एक चोट होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा पता लगता है कि सर पर जगह-जगह कोई चीज़ मारी गई है। ये चीज़ शक में मुब्तला करती है और जिसकी बुनियाद पर पुलिस यहाँ घर पहुँचती है और यहाँ पर तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया जाता है। अब यहाँ पर फ़ौरन ही रजविंदर कौर को कस्टडी में लिया जाता है, उससे सवाल-जवाब किए जाते हैं, वहाँ पर आखिरकार वो सब कुछ बता देती है। उससे पूछा जाता है ये बेलने पे निशान क्यों हैं? इसी बेलने के इसके सर पर निशान है, वो अपने सर पे खुद ही तो अपनी बैक साइड पे सर के नहीं मार सकती। तो फिर अब रजविंदर कौर जो है, जो कहानी सुनाती है, वो सुनने से ताल्लुक़ रखती है। राजेंद्र कौर ने कहा कि यहाँ पर मैं अपने शौहर के साथ बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रही थी।
भारत छोड़कर आई थी और मुझे अपनी आज़ादी का बड़ा एहसास था। यहाँ पर मुझे खूब आज़ादी मिली हुई थी, यहाँ पे ख़वातीन के राइट्स होते हैं, मैं अपने घर में मालकिन थी, मैं अपने घर की मलका थी और मैं अपनी मर्ज़ी से काम करती थी। मुझे कोई सवाल नहीं करता कि कब आ रही हो, कब जा रही हो। लेकिन जब से मेरी सास यहाँ पर आई थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा साँस अब बंद हो रहा है। जिस दिन से वो यहाँ आई थी, वो रोज़ मेरे उठने-बैठने, मेरे सोने-जागने, मेरे बाहर जाने, मेरे बच्चों की तरबियत करने पर सवाल उठाती थी। सिर्फ़ यही नहीं, मुझे मेरे बेटे के सामने, जो कि अब समझदार भी हो गया था, कई दफ़ा डाँट भी देती थी और ऐसी बातें करती थी कि मेरा बेटा भी उनकी तरफ हो जाता था। सिर्फ़ मेरा ही बेटा नहीं, बल्कि उनका अपना बेटा भी अपनी माँ की तरफ हो जाता था और उनके कहने में आकर मुझे बात-बात पर टोकता था और अब वो चीज़ें जो उसे कभी पहले नज़र ना आई, वो अब गलतियाँ बनकर उसको नज़र आना शुरू हो गई थी। अब वो बात-बात पे मुझे टोकता था कि तुम तो मेरे पीछे से हर वक़्त सोई रहती हो, तुम तो मेरे पीछे से हर वक़्त घूमती रहती हो, तुम क्या करती हो? नौकरी तो मैं करता हूँ। बाहर के मुल्क में आपको मालूम है कि मर्द और औरत दोनों मिलकर घर की गाड़ी का पहिया जो है, घर की गाड़ी जो है उसको चलाते हैं, वो 2 पहिए होते हैं उस गाड़ी के। लेकिन यहाँ पर चूँकि वो घर पर रहती थी और आज से पहले उसके शौहर को कभी ये एहसास नहीं हुआ था कि सिर्फ़ मैं कमाता हूँ, लेकिन अब उसको ये एहसास होना शुरू हो गया था कि तुम तो कुछ करती नहीं, तुम घर में बिल्कुल फ़ारिग होती हो, बच्चे तो बड़े हो गए हैं और तुम जो हो, तुम्हारा तो और कोई काम ही नहीं। वो आज़ादियाँ, वो खुशी जो उसे पहले हासिल थी इस घर में अपने होने का जो एहसास था, वो अब ख़त्म होता जा रहा था। वो कहती है इन 6 महीनों में मेरी सास ने मेरे घर को जहन्नुम बना दिया था। वो सोचें मेरे शौहर के ज़हन में डाल दी थी जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। और अब जब वो जाने वाली थी, जाने से पहले वो मेरा घर मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर चुकी थी। मेरा सुकून बर्बाद कर गई थी, मेरे शौहर को मेरे खिलाफ कर गई थी, मेरा हँसता-बसता घर जो है वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया था। मुझे इस बात का बड़ा दुःख और गम था। अब उसके जाने में सिर्फ़ 3 दिन रह गए थे, तो अब मारने की क्या ज़रूरत थी जब उससे ये सवाल किया गया, तो उसने कहा कि मुझे इस पे गुस्सा बड़ा था। इसने जाने से पहले भी ऐसा काम कर दिया था कि मेरा शौहर जो है इसके जाने के बाद भी अब हमेशा के लिए मेरा नहीं रहा था। इस बात का दुःख और गम था और इस बात पर मेरी अपनी सास से बहस हो गई। बहस में मुझे गुस्सा आया, गुस्से में मेरे से ये हरकत हो गई, वो नहाने गईं और मैं पीछे से बेलना लेकर पहुँच गई और मैंने उनके सर पे वार कर दिया। अदालत में उसने ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि दरअसल ये काम मुझसे गुस्से की हालत में हुआ। इंसान से कोई काम गुस्से की हालत में हो तो उसकी सज़ा का कुछ और हिसाब-किताब है और जब वो काम एक बाकायदा प्लानिंग से हो तो उसका और हिसाब-किताब है। लेकिन अदालत में ये बाकायदा तौर पर कहा गया कि तुमने ये जो कुछ भी किया है, वो बाकायदा प्लानिंग से किया है। जिस तरह से बाथरूम में जाकर इस बेलने का इस्तेमाल किया, उसके बाद उसको धोना और उसके बाद कपड़ों को धोना, निशानों का मिटाना और टाइमिंग्स का सिलेक्ट होना और बच्चों का उस वक़्त वहाँ सामने मौजूद ना होना, ये सब कुछ ज़ाहिर करता है कि तुमने एक बाकायदा प्लानिंग की थी, वक़्त का चुनाव किया था और उसके बाद तुमने ये सब कुछ काम किया। इस बुनियाद पर रजविंदर कौर को बाकायदा तौर पर उम्र कैद की सज़ा दी गई है और साथ ही साथ 11 साल के लिए वो कोई भी किसी भी किस्म का कोई ज़मानत या कोई पैरोल पर नहीं जा सकती है। ये सब चीज़ें जो है उसके साथ हुई हैं। मामले का अंजाम जो है वो बड़ा ही भयानक हुआ है लेकिन थोड़ा-सा सोचने की भी ज़रूरत है। जो उसने किया उसकी तो कोई तौजीह ही नहीं, उसका तो कोई बुनियाद वजह आप बनाकर कह ही नहीं सकते, किसी इंसान की जान लेना। लेकिन अ, ल सोचना होगा उन सासों को भी, उन माँओं को भी जो अपने बेटों के घर जाती हैं और उनके घर जो वो सुकून से रह रहे हैं, तो आप उनको सुकून से रहने दीजिए। उसमें अपना इंटरफेरेंस ना करें। जो बातें अगर उसके शौहर को नहीं पता और फिर भी ज़िंदगी सुकून से गुज़र रही है, तो उसमें तूफ़ान ना लाइए। किसी की ज़िंदगी को इतना नर्क ना बना दीजिए कि वो इतना इंतहाई कदम उठा ले। अगेन हैविंग सेड दैट, हरगिज़ जस्टिफाइड नहीं जो इस औरत ने किया। लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगी कि लोगों की ज़िंदगियों में इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। अपने बेटे को उसकी ज़िंदगी गुज़ारने दें। बहुत सी माएँ हैं जो ये समझती हैं कि हमारे शायद बेटे के साथ ज़ुल्म हो रहा है, हमारे बेटे के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। यार वो समझदार है, अक्लमंद है, होश-हवास वाला है, उसको उसके तरीके से ज़िंदगी गुज़ारने दें। ये बेजा की जो इंटरफेरेंस होती है, समझाना ही है तो बहू को समझा लें। ज़रूर आपने बेटे के दिमाग में डाल के बात उसको उसके खिलाफ ही करना है। मैं कई दफ़ा हमेशा कहती हूँ कि सास जो होती है उनको चाहिए कि वो उस बच्ची की भी माँ ज़रा बन के देखें थोड़ी देर के लिए और जो समझाना है उसको समझा दें और अगर वो आपकी बात नहीं सुनती, तो थोड़ा-सा साइड पर हो जाए, उनको स्पेस दें। जब आप स्पेस नहीं देते, तो अगला बंदा सफोकेट हो जाता है और फिर कुछ लोग ज़हनी मरीज़ भी बन जाते हैं। नफ्सियाती मरीज़ा ही थी ऐसी औरत जिसने इस तरह का काम किया और उसको नफ्सियाती मरीज़ा बनाने वाला कौन हो सकता है, इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। एंड अगेन जो हुआ वो बहुत गलत हुआ और हरगिज़ ऐसे काम का ऐसा नतीजा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन सोचना ज़रूर चाहिए। कहानी जो है वो एक सवाल भी उठाती है और सोच के लिए आपको एक पॉइंट भी देती है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।